स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएलएड कोर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे इसके बारे में। तो आज इस वीडियो में केवल और केवल बीएलएड के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी दो वीडियो बन चुकी हैं जिसमें मैंने आपको डीएलएड कोर्स के बारे में बताया था, बट ये बीएलएड पे है और ये हमारी तीसरी वीडियो है टीचिंग वाली वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको पहले वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियो देखें, जहाँ पे मैंने आपको इन सब कोर्सों के बारे में डिटेल में बताया है। तो देखिए, बी एल एड जो कोर्स होता है, इस कोर्स के तहत ये 4 साल का कोर्स होता है। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए। ठीक है, जो डी एल एड कोर्स होता था वो हमारा 2 साल का कोर्स होता था। यानी कि आप 2 साल में उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन ये कोर्स आपका 4 साल का कोर्स है और आफ्टर 12th ही आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा, भाई ये कोर्स 4 साल का क्यों है? तो देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है। वैसे इसका बीएलएड का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे टाइपिंग है। ये एक 4 साल का कोर्स है, यानी ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम आप कह सकते हो, प्रोफेशनल कोर्स है। और इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि इसमें दो कोर्स जो हैं वो ऐड हो रखे हैं। अब आपको इससे एक फायदा हो सकता है। फायदा क्या हो सकता है? मान लीजिए आप डीएलएड करते हैं 2 साल, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो 3 साल, तो टोटल आपके कितने हो जाते हैं? 5 साल में आप डीएलएड और ग्रेजुएशन कर पाते हो। बट ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको यही सारी चीजें केवल 4 साल में करा देता है। तो अब ये 4 साल में कैसे करा देता है, ये आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है कि इसमें दो कोर्स आपके जुड़े हुए हैं। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन, यानी आपका ये जो प्रोफेशनल कोर्स है टीचिंग वाला, ये तो हो गई, प्लस में आपकी ग्रेजुएशन भी जुड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये दोनों मिलाकर आपका 4 साल का कोर्स हो जाएगा और एक तरह से ये आपका 1 साल बचा देगा। इसको करने के बाद आप ग्रेजुएट तो हो ही जाओगे, यानी आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे, लेकिन आप एक प्रोफेशनल, मतलब आप टीचिंग के लिए भी अप्लाई करने के लायक हो जाओगे, क्योंकि आपने वो वाला कोर्स भी इसी में कर लिया है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है और बहुत ही मतलब अच्छा कोर्स है और काफी मतलब डिमांडिंग कोर्स है। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन आती है साल हर साल, और एंट्रेंस होता है इसका। लेकिन मैंने आपको वहां पे बताया था, वहां पे जैसे कि डीएलएड आप करते हो तो वो मेरिट बेस में हो रहा था, बट यहाँ पे आपका मेरिट बेस में नहीं होता है, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होता है। और एक चीज और यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए बिल्कुल क्लियर, कि ये जो कोर्स है ये डीयू ऑफर करता है और ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए होता है। ठीक है, केवल और केवल गर्ल्स के लिए, इसको लड़के नहीं करते हैं यहाँ पे दिल्ली में। और इसके बाहर अगर आप कहीं पता करेंगे शायद वहां पे होता हो, बट यहाँ पे ये ओनली फॉर गर्ल्स है। याद रखें, कोई लड़का इस कोर्स को नहीं कर सकता है, लेकिन उनके परिवार में कोई उनकी बहन या फिर कोई भी हो, उनको वो जरूर बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये काफी अच्छा कोर्स है। अब ये दिल्ली में जो 8 महत्वपूर्ण कॉलेज हैं वो इस कोर्स को कराते हैं डीयू के। जैसे ये देखिए, एक अदिति महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जीसस एंड मैरी कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, मिरांडा हाउस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। ये आप जो नाम देख पा रहे हैं, ये 8 कॉलेज हैं। ठीक है, और ये कराते हैं इस कोर्स को, जो कि बीएलएड नाम से जाना जाता है। इतना आपको समझ में आ गया कि भाई 4 साल का कोर्स है। इसमें आपको दो फायदे हो जाएंगे कि आपका टीचिंग वाला कोर्स भी हो जाएगा, प्लस में आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे, यानी आपका यूजी अंडर ग्रेजुएट भी हो जाएगा, और आपका 1 साल बच जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया। और आपको ये भी समझ में आ गया कि मेरिट पे नहीं होता है एडमिशन, यहाँ पे एंट्रेंस एक टेस्ट देना पड़ता है आपको 12वीं के बाद। अगर आप उस टेस्ट को पास करोगे तभी आपको दाखिला इसमें मिलेगा। अगर आप उसमें नहीं पास कर पाते उसे, तो आपको दाखिला नहीं मिलता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है और इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या है। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आपके 12वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बेस्ट 4 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये बेस्ट 4 सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50 मार्क्स होने ही चाहिए। और जो भी मतलब आपने बेस्ट 4 में वो सब्जेक्ट जोड़ रखे हैं, सब में कम से कम 50-50 मार्क्स होंगे, तभी आपकी परसेंटेज 50 बनेगी। अगर आपके मान लीजिए एक में 70 हैं और एक में 40 हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं कि आपके मिनिमम 50 आपके उस सब्जेक्ट में होने ही चाहिए। कह रहे हैं कि 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी, या तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट कोर या फिर इलेक्टिव हो, और 3 सब्जेक्ट जो हो वो लिस्ट ए एंड बी में दिए हों। ठीक है, तो ये आपको 2019-20 का जो प्रोस्पेक्टस था, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। वहां पे पढ़ सकते हैं कि क्या डिटेल में दिया हुआ है।
यानी एक तो आप लैंग्वेज यहाँ पे जोड़ दो और बाकी आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं वो जोड़ सकते हो। इसमें यहाँ पे ये कहा गया है, लेकिन अब आप देखो यहाँ पे और कर रखा है, यानी कि अथवा करके दे रखा है। ये कंडीशन है, एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट। अब दूसरी कंडीशन में कुछ और चेंजेस है, वो भी बताऊंगा। तो अब आप दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि वन सब्जेक्ट फ्रॉम इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, और टू सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ए एंड बी वन दे रखा है। उस लिस्ट में से आपको सब्जेक्ट देखने हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट उस लिस्ट में दे रखे होंगे। आप उन सब्जेक्टों में से कोई अपना मतलब 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जो भी चुनने हैं वहां से चुन सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि नॉट मोर देन 2 लैंग्वेज, वेदर कोर और इलेक्टिव। एक कंडीशन ये है कि आप लैंग्वेज जो लगा रहे हो उसमें 2 से ज्यादा लैंग्वेज नहीं लगा सकते हो। ऊपर एक कंडीशन दे रखी थी, एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट लगा सकते हो, बट एक और कंडीशन दे रखी है कि आप 2 लैंग्वेज से ज्यादा नहीं ले सकते हो। इसको भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, बेस्ट सब्जेक्ट, बेस्ट 4 सब्जेक्ट जो भी आप इसमें जोड़ते हो। और यहाँ पे आगे देखिए, ये नीचे कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं, इसमें 2 से ज्यादा सब्जेक्ट आपके नहीं होने चाहिए। तो आपको मैं कुछ ज्यादा ही बता रहा हूँ, आप सभी कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप लैंग्वेज जोड़ देना, इसके अलावा आपके जो बाकी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको उस लिस्ट में दे रखे होंगे ए और बी में, आप वहां से जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं समझना है। अब आप आ जाओ सीधा यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी आपको पता लग गया, आफ्टर आफ्टर 12th आप कर सकते हो। लेकिन आपको जो मेन है, आपको प्रोसीजर समझना है कि प्रोसीजर क्या होता है। ये क्लियर पता लग गया, बेस्ट 4 है। आप एक या 2 लैंग्वेज अपनी जोड़ सकते हो। ठीक है, उस लैंग्वेज के अलावा जो आपके पास सब्जेक्ट है उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, अगर आप लैंग्वेज एक जोड़ रहे हो तो 3 सब्जेक्ट वो जोड़ सकते हो। बाकी आप आगे देख लो कि प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे ये आपको एक चीज क्लियर कह रहे हैं कि जो आपका सिलेक्शन होगा या जो आपका एडमिशन होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि जो आपका एंट्रेंस का एग्जाम होगा, आप जो पेपर दे के आओगे उस पेपर में आपके जो मार्क्स आएंगे, ठीक है, उस पेपर में आप जो जो भी आप मार्क्स लोगे उन मार्क्स की मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, 12th के मार्क्स की मेरिट नहीं बना रहे हैं, एक चीज याद रखना। ये जो आप एंट्रेंस दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, उसके बाद आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं ये, यानी उसकी एक मेरिट बनाई जाएगी। फिर जो एंट्रेंस टेस्ट था उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ये आपके आएंगे और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से होंगे और क्लास 10th के लेवल के होंगे। यानी 10वीं क्लास के लेवल की आपको एंट्रेंस की टेस्ट की तैयारी करोगे तो आपको क्लास 10th लेवल की, यानी 10th लेवल की आपको मैथ भी सीखनी होगी, इंग्लिश भी सीखनी होगी, हिंदी भी सीखनी होगी, साइंस भी पढ़नी होगी, एसएसटी भी पढ़नी होगी। ठीक है, तो आप ये 2-3 महीने में, जो भी बच्चा इसकी तैयारी करते हैं वो 2-3 महीने में आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको मोटा मोटा पढ़ना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से नहीं आते हैं। और आगे देखो आगे देखिए, द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी बाइलिंगुअल। जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि इंग्लिश में भी आपको टेस्ट होगा और हिंदी में भी होगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपका टेस्ट हिंदी में भी होगा। और इंग्लिश मीडियम वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर जो आएगा वो इंग्लिश में भी होगा। तो दोनों के लिए ये फायदेमंद है। आगे देखो, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा, कहने की उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर की होगी। और वहां पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी आपको लिखना वाला या वर्णन करने वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। ऑल 100 क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस, यानी कि जितने भी 100 क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 के 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। यानी आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको बस क्लिक कर देना है सही आंसर के आगे, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप गलत क्वेश्चन करोगे तो आपके मार्क्स भी कटेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी लिखी हुई है। आगे देखिए, द टेस्ट सेल कंप्राइज of 40 questions in comprehensive in English and Hindi and 20 question each in mathematics, science, social science। आगे यहाँ पे एक बार इसको देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि आपके जो इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन आएंगे वो 40 होंगे, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी से जो क्वेश्चन होंगे वो 40 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो बाकी आपके बच जाते हैं, जैसे मान लो मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इनसे आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतने देख लो, 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 20 या 60 और 40 100, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और उसमें से एसएसटी के 20 होंगे, साइंस के 20 होंगे, मैथ के 20 होंगे, और जो बाकी होंगे 40 क्वेश्चन वो इंग्लिश और हिंदी के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू होंगे 100 के 100। और आपका जो पेपर होगा वो पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड होता है।
और यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, पेपर जो आपका हुआ था लास्ट ईयर या उससे पहले, पेपर आपका ना ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन। और अगर इस बार कोई चेंजेस ना हो तो पता नहीं, बाकी ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। अब ये आप कहोगे कि ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं दिया होगा शायद उनको ना पता हो। बच्चे सोचते होंगे घर पे बैठ के फोन से ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपके वैसे ही एग्जाम सेंटर आते हैं जैसे आपके ऑफलाइन एग्जाम जो आप आज तक देते आए हो, बोर्ड के एग्जाम या जो भी एग्जाम देते हो आप कहीं पे जाकर देते हो ना किसी सेंटर पे, ऐसे ही ऑनलाइन भी होते हैं। बट ये कहाँ पे होते हैं, एक कंप्यूटर लैब होती है बहुत बड़ी, जहाँ पे कंप्यूटर होते हैं। मान लो कहीं पे 100 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, ठीक है, कहीं पे 1000 भी हो सकते हैं, कहीं पे 100 भी हो सकते हैं, कहीं पे 1000 भी हो सकते हैं, हो सकता है कहीं पे 500 कंप्यूटर भी हो, कहीं पे 700 कंप्यूटर भी हो, ऐसी बड़ी बड़ी लैब होती है। वहां पे क्या होता है, आपका सेंटर पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, उस अपना एडमिट कार्ड लेके उस लैब में जाना पड़ता है। जिस तारीख को मान लो सुबह 10 बजे पेपर है आपका संडे को, तो संडे को आपको वहां पहुंच जाना है। वहां पे आपको एक कंप्यूटर पे बिठा दिया जाएगा, सभी को कंप्यूटर के सामने। और ये आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपको कंप्यूटर में अपना रोल नंबर आईडी वगैरह जो भी डालनी होती है, बस आपका पेपर 9 जैसे 10 बजे का टाइम है, 10 बजे शुरू हो जाएगा। फिर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे आपके सामने, आपको उसको पढ़ना है और माउस से उसके आंसर को क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट कर दोगे, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब आपको पूरे का पूरा मतलब पेन कॉपी की आपको यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको जैसे मैथ के कोई सवाल रफ करने होंगे तो उसके लिए आपको पेपर मिलेगा, एक पेज मिलेगा, उस पर आप अपने मैथ के सवाल निकाल सकते हो, जो आंसर आ जाएगा उसको देखकर आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, लिखना कुछ भी नहीं होता, सब आंसर आपको वहीं पे एमसीक्यू मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम में फायदा ये हो जाता है कि आपको ये गोले नहीं बनाने पड़ेंगे उसमें, अपने पेपर पे बार बार वो भरना और ये वो डिटेल की दिक्कत नहीं होगी। ऑलरेडी वहां पे रोल नंबर डालते ही आपकी सारी डिटेल आ जाती है, ठीक है, आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर वगैरह होता है सारी डिटेल आ जाती है। आपका पेपर जल्दी हो जाता है उसमें, आराम से आपको बस क्लिक करना होता है आंसर। जैसे मान लो जीके का कोई क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन थे, आपको लगा भाई ये वाला आंसर, आपने क्लिक कर दिया, बस हो गया आपका, नेक्स्ट पे चले जाओगे। और ये फायदा हो जाता है। और दूसरा फिर ऑनलाइन एग्जाम देने का एक फायदा ये भी हो जाता है कि आपका रिजल्ट प्रोसीजर भी जो होता है वो काफी आसान हो जाता है, रिजल्ट भी आपका आसानी से आ जाता है। तो ये एक बीएलएड कोर्स का मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। और आपको जो बेस्ट फोर वाला शायद हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, तो वहां पे एक लैंग्वेज बता रहे हैं या 2 लैंग्वेज बता रहे हैं। बाकी आपके मेन सब्जेक्ट होंगे। मेन सब्जेक्ट में जैसे आपके पास पॉलिटिकल होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, हिंदी होगा, या और भी कोई सब्जेक्ट मान लो हो सकता है आपके पास, किसी के पास कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, वो सारे सब्जेक्ट वहां पे आपके मान्य होते हैं। तो उसमें से कोई भी बेस्ट फोर सब्जेक्ट आप ले सकते हो, लेकिन आपकी 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर आप बेस्ट फोर सब्जेक्ट जोड़ रहे हो और उनमें से आपकी किसी भी मतलब परसेंटेज आपकी 50 से कम बन रही है, आपकी मान लो 37%, 40% बन रही है, तो आप उसको नहीं भरे फॉर्म को, वो एलिजिबल नहीं होंगे। आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद फिर आप एंट्रेंस दोगे, टेस्ट दोगे, आपका रिजल्ट आएगा, आपका एडमिशन होगा। और ये जो 8 कॉलेज दिए हुए थे, इन्हीं में से आपके किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, आपका 4 साल का कोर्स है, और बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड कोर्स आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है एक तरह से। और काफी मुश्किल से एडमिशन मिल पाता है क्योंकि कैंडिडेट काफी ज्यादा इसमें अप्लाई करते हैं। पेपर भी मुश्किल ही आता है एक तरह से, क्योंकि बच्चा 10वीं लेवल की पढ़ाई भूल चुका होता है, तो आपको फिर से वही चीजें पढ़नी होंगी। और आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप आपको बीएलएड समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, कोई कमेंट कमेंट में आप अभी भी कर सकते हो। अगर कोई आपको लगता है कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।